नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी की आज संडे को आखिरी क्लास 3 दिन जो रहती है उसमें इस क्लास में अपन कक्षा 7 के दूसरे चैप्टर का निवेड़ा करने वाले हैं। ठीक है, निवेड़ा तो समझो ना, यानी निपटारा, यानी पूरा करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में साथियों अपन खनिज संसाधन तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन अकॉर्डिंग टू कक्षा 7 की किताब। ठीक है, कक्षा 7 की किताब के अनुसार अपन पूरा करें। क्यों, वैसे तो ऊर्जा संसाधन पढ़े ना, मैं खुद यदि व्यवस्थित रूप से ऊर्जा संसाधन पूरा ही पढ़ाऊं चैप्टर कि हाँ आरबीएससी की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत मतलब तबीयत का पढ़ा सकते हैं, तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस लगती है। लेकिन आगे की क्लासेस, आगे की कक्षाओं में और आएंगे वापस चैप्टर, तो वापस करवाया जाएगा जो उसके लेवल का आएगा। तब अभी अपन कक्षा 7 के लेवल का पढ़ रहे हैं, है ना, और उसके साथ में आपको मजा तो आने वाला ही है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टोन गौरव चौधरी जैसी आ जाती है, टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन, ये तो लुक लेको बढ़िया आ रहा है स्लाइड का, यहाँ से ये थोड़े से टाइटल के साथ में। सबसे पहली चीज कि ऊर्जा संसाधन, तो मुख्य तौर पर ऊर्जा संसाधन 2 तरह के होते हैं। अच्छा, ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या है? जो ऊर्जा देंगे, जो एनर्जी देंगे, ठीक है, वे सारी चीजें ऊर्जा संसाधन में आ जाएगी। अगर हवा आपको एनर्जी दे रही है, पवन एनर्जी दे रही है, तो वो पवन ऊर्जा में आएगी। अगर सूरज भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं तो सौर ऊर्जा में आएगी। अगर जल हमें एनर्जी दे रहा है तो वो जल ऊर्जा के अंदर आ जाएगी। तो यानी तमाम वे चीजें, चाहे वो गौरव सर का मोटिवेशन है, वो एनर्जी दे रहा है, तो वो भी नहीं, वो नहीं आएगा संसाधन। ठीक है ना, संसाधन में यही चीजें रहेगी। तो 2 तरह की है। नंबर 1 आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन और नंबर 2 गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यदि प्रश्न बनने की बात करें कि प्रश्न बनते कहां से हैं, तो मोस्ट ऑफ प्रश्न यहीं से बना दिया जाता है। यहीं से कैसे बना दिया जाता है कि अलग से छांट के दे दिया जाता है कि इसमें से असुमेलित कौन सा है या सुमेलित कौन सा है, इसको बताओ। निम्न में से गैर परंपरागत संसाधन नहीं है। अब 3 परंपरागत दे देंगे, 1 ऐसा दे देंगे। निम्न में से परंपरागत संसाधन है, फिर वही ऑप्शन का खेल है। तो यहां से अब आपके दे रखा है, इसमें ऐसे 2-3 उदाहरण दे रखे हैं आरबीएससी में। मैंने ये चीज अपनी तरफ से ऐड की है ताकि पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़े, है ना। मान लीजिए किसी के पास में पुस्तकें नहीं है तो वो भी पिछड़े नहीं। नंबर 1 यदि देख पा रहे हो, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। शब्द पे ध्यान देना आप, परंपरा कहते हैं ना, हमारी तो ये परंपरा रही है, हमें तो ये विरासत में मिला है, यानी लंबे समय से परंपरा रही है, यानी कि दादा बाप दादा करता है यहाँ पर। ठीक है, पुरखा ही करता है कि काम, तो वो परंपरा यानी लंबे समय से उपयोग में किया जा रहा है। अब इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय है। ठीक है ना, इसे वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय है, और इनके भंडार भी सीमित है। अब इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। ठीक है, इनसे प्रदूषण ज्यादा होगा। तो कहीं भी टाका भिड़ा सकते हो आप कि इनकी पहचान के लिए कि जिनसे प्रदूषण होता है वो इसमें आएंगे, या जिन्हें नवीकरणीय वापस नवीकृत नहीं किया जा सकता वो इसमें आएंगे। परंपरा से चलता आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यदि कोई बात करते कि सर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उपयोग अपार बाप दादा नहीं करियो कभी, ये सौर ऊर्जा अब बार आई है, ये चीजें अब सोलर प्लेट वगैरह अभी विकसित हुई है। ठीक है, कोयला बाप दादा ही करता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। यहाँ पे बस देखो, मैं कोई इसमें मैटर देने में कोई नवादी नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, कि मैटर तो कहीं भी से आपको भी मिल जाएगा। मैंने एक इमेज सर्च मारी, ले ली, उसको आपको भी मिलेगी। मेन चीज क्या है कि याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन से कैसे बचना है। यहां पे 3 शब्द है। एक तो क्या है, परंपरा से, यानी कि अपने बाप दादे करते आ रहे हैं, तो परंपरा से कोयले का प्रयोग वो करते आ रहे हैं। अब पवन ऊर्जा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, हवा से पवन चक्कियां वगैरह नहीं लगाई। ठीक है, उन्होंने भूतापीय ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा वगैरह का प्रयोग नहीं किया। फिर आई बात दिमाग में कि हाँ ये तो परंपरागत नहीं है, ये तो गैर परंपरागत है। आप परंपरा तो अपा ही शुरू करिए अपार, तो ये तो हमारी परंपरा से, पुरखों से तो मिला नहीं ये चीज। ठीक है, इसी तरीके से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह ये है। अब पेट्रोलियम वगैरह भी जीवाश्म सड़ते गए और अंदर जमीनों के अंदर थे तो प्रयोग करते आए हैं। ठीक है ना, गाड़ियां तो कब से चल रही है। अब कोई ऐसे मत कह देना सर हमारे बाप दादों ने नहीं की, गाड़ियां पहले से चलती आई है, तो परंपरागत ही है।
ठीक है। अब बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करता है। ऑप्शन है एक एक्स्ट्रा, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये अनवीकरणीय ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय तो ये हो गए, ये नवीकरणीय। अब इसमें क्या है, इसमें भंडार सीमित नहीं है। सूरज भगवान जितनी रोशनी दे रहे हैं ना, हमेशा ही देंगे। कभी बादला हो जाए तो सूरज भगवान क्या कि भाई आज छुट्टी, बात छुट्टी नहीं है, सूरज भगवान बैठे रहे, बादला थोड़ी क्या है मौसम बना दे। लेकिन ये क्या है, इनके भंडार सीमित नहीं है, बार बार प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर देखो क्या है, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। तभी तो अब भी वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन ज्यादा हो गया है, ठीक है, सौर ऊर्जा कहीं प्रयोग में ली जा रही है तो उसका प्रदूषण नहीं होता। ये चीजें प्रदूषित करेगी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये प्रदूषण फैलाएगी, ये प्रदूषण नहीं फैलाएगी। मेरे अनुसार जो बहुत इंपॉर्टेंट और व्यवस्थित पहचान वाले जो फैक्ट थे ना, वो मैंने शामिल किए इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब परंपरागत ऊर्जा के, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। परंपरागत वाला ये है मैटर और गैर परंपरागत वाला ये है। मेरे ख्याल से यदि आपने ध्यान से समझ लिया ना, बिना स्किप, एक तो एक कीड़ा काटता है किसी किसी के स्किप करने का, ठीक है, फिर बाद में वही कमेंट, गुरुजी ये तो नहीं बताया, अरे भाई वापस पीछे जा, देख बता रखा है। तो ये जिन जिनके कीड़ा काटता है उनको 3-4 बार देखनी पड़ती है, जिनके नहीं काटता उनको एक बार में 2 बार में समझ में आ जाती है। जिसने व्यवस्थित पढ़ा है उसके ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। हम भुगतभोगी हैं, हमने ठोकरें खाई है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहला अपन लेते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और उसके अंदर सबसे पहला लेते हैं कोयला। याद आ गई ना, देखो परंपरागत, परंपरा से चला आ रहा है, कोयला तो पहले से प्रयोग में ले रहे, तो परंपरा से चला आ रहा है। सबसे पहला है कोयला। इसके 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना भी है गिरल के अंदर। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में मिलने के स्थान यदि देखें तो देखो बीकानेर, बाड़मेर, नागौर ये मुख्य है। फिर इसके अलावा और भी, जैसलमेर के अलावा और भी मिलते हैं। इनमें मुख्य यदि देखेंगे पलाना, बरसिंहसर, कपूडी, जालिपा, जालिपा भी है। लेकिन ये आरबीएससी के फैक्ट है जो ऐसे कैसे मैंने लिए हैं। मेड़ता रोड, नागौर, अब मेड़ता रोड, कसनाऊ वगैरह ये भी है यहाँ, ठीक है, लेकिन मेड़ता रोड ही दे रखा है इसके अंदर। जैसलमेर, ये सारे यहां से कोयला अधिक मिलता है। अब गिरल से भी मिलता है, लिग्नाइट आधारित ऊर्जा स्रोत ही है वहां, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन कहां है? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां है? श्री गंगानगर। एक तो इसके लिए जाना जाता है थर्मल पावर स्टेशन के लिए सूरतगढ़, एक आपके जैविक कृषि उद्यान के लिए, ठीक है, जैविक कृषि फॉर्म के लिए जाना जाता है। जैतसर और सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ वाला क्षेत्र है ना, श्री गंगानगर वाला बहुत विकसित है, ये फेमस है। राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां कहां है? कोटा में है, कालीसीन झालावाड़ में है और छबड़ा बारा के अंदर भी है। राजस्थान का लिग्नाइट आधारित, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र गिरल, बाड़मेर और न जाने कितनी बार पूछा गया। एग्जामिनर को इस फैक्ट से विशेष प्रेम है, वो बहुत बार पूछता है इसको, क्योंकि ये एक अलग है, यूनिक है। लिग्नाइट आधारित पूछ लेते हैं आपको, सीधा ही गिरल, बाड़मेर रट लेना है इसको, तो बस इसका कोई विकल्प नहीं है, ये पूछा ही जाता है। फिर आते हैं अपन खनिज तेल, ठीक है। खनिज तेल में क्या क्या है देखो, इसमें बेसिन है अलग अलग। अब इसमें जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर, नागौर ये बेसिन दे रखे हैं आपके इसके अंदर। इसके अलावा विंध्यन बेसिन भी है, ठीक है, जो पूछा था, अभी पूछा भी गया था, तो इसमें साथ में नोट कर देना, विंध्यन बेसिन भी है, ठीक है। इसके अलावा खनिज तेल प्राप्त करने के स्थल, ये तो हो गए बेसिन क्षेत्र, ठीक है। और यदि स्थल देखे तो इसमें सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर और ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर, ठीक है, ये दे रखे हैं आपके फैक्ट, सारे के सारे खनिज तेल से संबंधित आपके आरबीएससी कक्षा 7 की किताब में। कि गुरुजी और बताओ, खनिज तेल में बहुत सारे हैं, वास्तव में बहुत सारे हैं, और यदि
किसी को कोई मन में शंका रह जाए, डाउट रह जाए तो लिखना। आपके पास में एक सॉफ्टवेयर बताता हूं मैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम बड़ा अच्छा है। उस सॉफ्टवेयर में ये है, यहाँ पे एक ऊपर सर्च बार आती है इस ऐप के अंदर, यहाँ पे जाकर लिखना कि ऊर्जा, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, ऊर्जा संसाधन, और उसके साथ में लिखना GGD। ठीक है, इसमें ये लिखते ही चमत्कार देखो कितना बड़ा है, ये लिखते ही सामने पहले नंबर पर एक क्लास आएगी जिसमें एक महानुभाव पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने पूरी स्लाइड के आधार पर बहुत बढ़िया तरीके से ऊर्जा संसाधन पढ़ा रखा। ठीक है, उसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाएगी। और किस्मत से उन महानुभाव का नाम भी गौरव सिंह गाणेराव है। ठीक है, देख लियो, कुल मिलान देखो नहीं, जनपद यूं ही है, सारो करा रखी है। ठीक, प्राकृतिक गैस के भंडार। अब प्राकृतिक गैस के भंडार कहां कहां है? गोटारू, कमलीताल, तनोट, मणियारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाड़ा। और कोई कह दे कि हाँ आरबीएससी नहीं पढ़ी, वो चीज नहीं रहनी चाहिए, यह आरबीएससी में दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, प्राकृतिक गैस के विद्युत संयंत्र कहां कहां है? रामगढ़। अब ये रामगढ़ वाला है ना, ये राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। और ये अंताबारा वाला है ना, ये भारत का पहला है, भारत का पहला। अब कोई ध्यान से पढ़ रहा होगा, माथा ठनकेगा उसका, कि राजस्थान का पहला ये कह रहे हैं और भारत का पहला ये कह रहे हैं। अब 12 भी राजस्थान में और जैसलमेर भी राजस्थान में, कि या तो मेरो खोपड़ो खराब है या गुरुजीरो खोपड़ो खराब है, दोनों ही जगह समझे कैसे? तो समझना यह है कि ये अंताबारा वाला है ना, ये राजस्थान और एमपी का मिक्स है, राजस्थान प्लस एमपी। ठीक है, इसलिए ये भारत का पहला कहलाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजस्थान का नहीं है, और ये जो है ये राजस्थान का ही है पूरी तरीके से, तो इसलिए ये राजस्थान का पहला कहलाता है। दैट्स ऑल। और यही जो है मेरी दलील आप लोगों के सामने रख दी है। और इसके अलावा धौलपुर में भी है, और यहाँ जो देख पा रहे हो ये बाड़मेर रिफाइनरी है, इसको कहा जाता है पचपदरा के अंदर है ये। ठीक है, ये कहाँ है? पचपदरा, जिसे पंचभद्रा के नाम से जाना जाता था, फिर बिगड़ के नाम हो गया पचपदरा, बालोतरा के निकट है, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे प्राकृतिक गैस वगैरह, कोयले के और ये पवन ऊर्जा के वगैरह, ये सारे स्कोप यहाँ पे ज्यादा है। कहाँ? जैसलमेर साइड, पश्चिमी राजस्थान। चलिए आते हैं अपन जल विद्युत पे। चंबल नदी पर, पेन ही वाइट है कि, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध जो है, उसमें जल विद्युत के लिए आपके आरबीएससी में भैया इतना ही दे रखा है। ठीक है, कि जल विद्युत के लिए ये, वैसे चंबल नदी पर बांध कितने हैं पता है? चंबल नदी पर 4 बांध है, और उसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा, गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा, गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा। इस तरीके से चारों बांध जो है आपको याद हो जाते कि ये चंबल नदी पे बने हुए। चंबल पढ़ाई थी तब ये पढ़ाया भी था। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा के अंदर है, और जो राजस्थान का सबसे लंबा 3109 मीटर, सबसे लंबा, ऊंचा अलग है। ठीक है, भराव क्षमता के आधार पे अलग है, ऊंचा जाखम है, भराव क्षमता राणा प्रताप सागर की है, और कैचमेंट एरिया कोटा बैराज का है। यदि ये 4 आपको याद नहीं है तो समझ लो कि कंपटीशन में अभी अधूरे हो, अभी बहुत पापड़ बेलने बाकी है, और पापड़ बेलने का बहुत अच्छा समय है ये विज्ञप्ति से पहले। जो जितने पापड़ बेल देगा उतने ही ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल व्यास नदी घाटी परियोजना, इनमें भी राजस्थान का हिस्सा रहता है। इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें सबसे पहला अपन लेते हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा का नाम ले तो सीधी सी बात है कि एक बात जो है वो आंख मीच के याद रख लेना कि रावत भाटा जाना ही जाना है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र है, और चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान का पहला है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है रावत भाटा, वो जो अलग जिला टूट के अलग सा दिखता है ना, वो वाला क्षेत्र है, वो वाला। एक सेकेंड रुको। हाँ जी सर, एक 10 मिनट की क्लास बाकी है, फिर आता हूं मैं। ठीक है सर। ठीक, चलिए, पहला अत्याधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी से बना हुआ है, और ये जो देख पा रहे हो आप, ऐसा होता है परमाणु केंद्र। किसी ने यहाँ आसपास रहते होंगे तो शायद विजिट पे भी ले जाते होंगे, या सुविधा होगी ऐसी देखने की, क्या पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसकी, विजिट करवाते या नहीं।
काफी सारे विद्युत संयंत्र जो होते हैं उन पे विजिट करवा दिया जाता है, पहचान वाले कोई होते हैं ना तो बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए पवन ऊर्जा, देखो इसमें कुछ लाइन इस तरीके से दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक में कि पवन ऊर्जा के मतलब बहुत ज्यादा जो है अनुकूल है वातावरण अपने यहाँ का। कारण क्या है कि देखो यहाँ पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे तो पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम है, तो हवा चलती है सन्नाटेदार शाएं शाएं करती हुई। जितनी तेज हवा चलेगी ना उतनी पवन चक्की तेज घूमेगी, और जितनी पवन चक्की तेज घूमेगी उतनी ही विद्युत ज्यादा बनेगी। और मान लो कोई हवा को रोकने के लिए कोई बीच में बैरियर है, तब वो इतनी फास्ट नहीं चल पाएगी, तो फिर पवन चक्की इतनी घूम नहीं पाएगी। इसलिए पवन ऊर्जा के बहुत ज्यादा यहाँ पे संभावना है। ठीक है ना, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए पर्याप्त अनुकूलता पाई जाती है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़ का दानोतिया बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। जैसलमेर का अमर सागर, बड़ा बाग, अमर सागर पहली है, बड़ा बाग निजी क्षेत्र की पहली है। वो जोधपुर के अंदर फलोदी के अंदर फिर कौन सा है, फलोदी के अंदर वो है ना बिछड़ी। ठीक है, बाड़मेर वगैरह यहाँ पे, जोधपुर में भोपालगढ़ साइड वहां पे भी पवन चक्कियां बहुत लगी हुई है। मैं गया था रामनिवास जी के शादी में, तब देखी, मैं कह रही यार पवन चक्कियां तो बहुत है। तो क्या, हाँ गुरु जी यहाँ पे विद्युत बहुत बनती है। अच्छा, मैं क्या जाना यार करंट मतलब बनता है वहां से, है ना, तो वहां से फिर करंट आ भी सकता है। चलिए बायोगैस, वहां पढ़ने वाले बंदे ज्यादा है, भोपालगढ़ साइड में पढ़ने वाले अच्छे बंदे हैं, काफी इंटरेस्ट रखते हैं। ये देखो पवन चक्की के फोटो दे रखे हैं। ठीक है, ये आरबीएससी में दे रखा है आपके। पशुपालन राजस्थान में अधिक होने से बायोगैस संयंत्र अधिक स्थापित किए गए। राजस्थान का पहला बायोगैस संयंत्र पदमपुर, कहां है, पदमपुर, गंगानगर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा, ये तो है पहला, यदि पूछे सबसे बड़ा, ठीक है, बड़े में बालोतरा का है। ठीक है, देखो बड़े से बालोतरा और पहले से पदमपुर, याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, खेडली अलवर के अंदर भी बायोगैस संयंत्र जो सरसों की खल से बनाई जाती है। इसमें अलग अलग तरीके से इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अनुदान भी दिया जाता है, इसके लिए भी दिया जाता है। अच्छा, कोई सोलर प्लांट लगाए उसके लिए भी दिया जाता है, क्योंकि इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। क्यों है? क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं फैलता। इसी चीज को अपन ने स्टार्ट की स्लाइड में पढ़ा है। उदयपुर, जयपुर सहित कई जगह, अब उदयपुर और जयपुर आपके आरबीएससी में दे दिया इसलिए लेना जरूरी था, बाकी कई जगह छोटे मोटे गांवों में भी ये संयंत्र लगाए जाते हैं। क्योंकि पशु कहाँ होंगे भाई, मेट्रो सिटी में तो पशु रहेंगे कहाँ, गांवों में या टाउन में या ऐसी जगह होंगे, तो वहां पे ये लगाए जाते हैं। ये देखो, ये जो दिख पा रहा है ये बायोगैस संयंत्र है। इसकी पूरी प्रक्रिया चलती है अलग, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है भाई। जो ये है अपने ऊर्जा पहले सूर्य से मिली है पौधों को, फिर ये यहाँ पे, फिर इनके गोबर और इनके मूत्र से जो है फिर ये डंपिंग करके और ये बनाई जाती है बायोगैस। ठीक है, अपन प्रक्रिया नहीं समझाएंगे, ये साइंस का टॉपिक हो जाएगा नहीं तो। फिर आ जाते हैं ऊर्जा संशोधन के, ऊर्जा संसाधन के अंदर सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अच्छा, जिसको भी ऊर्जा मिलती है वो सारी सूर्य से मिलती है। अब कैसे मिलती है ये आप लोग दिमाग लगाना। ठीक है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की पर्याप्त अनुकूलता पाई जाती है। अच्छा, ये पॉइंट और लिख लेना कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान प्रथम है। देखो, पर्याप्त अनुकूलता है तो प्रथम स्थान पे। एक कुसुम योजना जो चलती है ना, उसमें भी प्रथम है। कुसुम योजना में भी प्रथम है। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी वही चीज होगी अनुदान, यानी कि भाई आप लोग ये लगाओ प्लांट। ठीक है, सरकार से इसके लिए अनुदान और सहायता दी जाती है। कोई कहे मेरे पास पैसा ही कौन, तो सरकार तो क्या है भाई, ले मुझे किस्तों में चुका देना वापस, लेकिन तू लगा। ठीक है, ये वाली चीजें। सोलर प्लांट जो ये प्लेटें लगती है कई खेतों में या कहीं किसी घरों की छत पे या ऐसी लगाई जाती है, तो उसके लिए भी उनको भाड़ा दिया जाता है, किराया दे दिया जाता है। कई सिस्टम है इसके। जोधपुर के बडला में, और इतनी बार ये प्रश्न बना है बडला कि इसको भूलना ही नहीं है। ठीक है, जोधपुर के बडला में सबसे बड़े सोलर प्लांट की स्थापना की गई, जो
न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, जोधपुर के बडला के अंदर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर इसी के साथ में आपके पूरा होता है। फिर पीछे दे रखे प्रश्नोत्तरी, उसमें से 2 अवसद वाले प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि कहते तो है वस्तुनिष्ठ, लेकिन अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अबसद वाले। क्यों कहते हैं कि अबसद? इसलिए फिर मैं कई बार जो है स्कूली बच्चों की भाषा बोल देता हूं, क्योंकि वो भी यही कहते हैं, सर अबसद वाले कितने करने हैं? कि भैया 1 कर देना, 2 दिए हुए ना उसमें से 1 कर देना। कहेंगे बच्चे इतने खुश होंगे कि 1 प्रश्न तो करना मीठा। अपनी वाली भावना है, अपन भी पढ़ते थे स्कूल में तो यही होता था। बच्चे तो फिर अपन उस दौर से निकले हैं ना, जब अपन ने वो बचपन जिया है तो अपन उसको वापस उन बच्चों को पढ़ाकर जी सकते हैं। इसलिए अच्छी मेहनत, अच्छी तैयारी करो, जाओ स्कूलों में पढ़ाने, तो आपको आपका बचपन वापस से जीने को मिलेगा। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अच्छा, जो धात्विक के गुण आपको बता दिए थे उसमें से पहचान करनी है, ठीक है। सीसा, तांबा, लोहा। सीसा, जस्ता, क्या इसमें धातु के गुण पाए जाते हैं? तांबा क्या पाए जाते हैं? लोहा क्या पाए जाते हैं? मेरे हिसाब से उत्तर यहीं पे मिल गया कि यही उत्तर है। अच्छा, बाकी में देखें तो सीसा, ये संगमरमर, तो इसमें धातु नहीं है, ठीक है, जिप्सम में भी नहीं है। तांबा, मैंगनीज, ये चूना पत्थर, ये देखो यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये ग्रेनाइट कट गया, तो फिर काटना भी आना चाहिए, तब जाके आपके उत्तर आ जाएगा चंदेरिया, सीसा, जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? देखो मेरा तो है ना, ये चंदेरिया के साथ में उत्तर निकलता ही है, लिंक हुआ है। अभी मैं यही कह रहा था, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो ये आप लोगों के भी लिंक होना जरूरी है, और ऐसे लिंक अच्छे हैं, इस तरीके से ही पढ़ा जाता है। चंदेरिया चित्तौड़ सीधा ही याद है, फिर बस चित्तौड़ को ढूंढना है कि चित्तौड़ कहाँ है। यहां मिल गया, चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर है। और इसी के साथ में आपके ये क्लास भी पूरी होती है, ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे 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 सने सने अपन आरबीएससी को पूरी ही पढ़ लेंगे। फिर कोई नहीं कह पाएगा कि ये तो आरबीएससी में से आया था, इन सर ने नहीं पढ़ाया। फिर अपन डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमने पढ़ाया है, भले आरबीएससी में से आया है, लेकिन हमारी क्लास में भी तो पढ़ाया गया है, उसमें से भी तो आया है। और अभी तो आप लोगों को साथियों पता ही है, कितनी खुशी वाले स्क्रीनशॉट आते हैं आप लोगों के सामने, जब स्कूल व्याख्याता जैसे एग्जाम में जीजीडी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। न सिर्फ पढ़ाया, न सिर्फ सवाल बने, बल्कि व्याख्याता बनने जा रहे हैं अपने यहाँ के जीजीडियंस। बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी ऐसी चीजें बताते हैं, जब रिजल्ट आता है और उसके बाद में ये बताते हैं कि गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं तो कहता हूं इसमें हमारा रोल कुछ भी नहीं है, 1%, 2% चाहे मान लो, ठीक है, इतना तो मानेंगे भाई, 1-2% मानेंगे। 98% उन विद्यार्थियों का होता है जो हमारे बताए अनुसार पढ़ते हैं, जो विश्वास करते हैं। तो वो आखिर में मेहनत तो आप लोगों की ही है भाई। हम तो सभी को पढ़ाते हैं, एक जैसी भावना से पढ़ाते हैं, लेकिन उसको कितना कौन पॉजिटिव लेता है, कितना कौन मेहनत और कर रहा है, तो वो मेहनत आप लोगों की ही होती है। और उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है तो खुशी न सिर्फ आपको होती है, बल्कि खुशी हमें भी होती है। तो इसलिए मेहनत करते जाओ, मेहनत का परिणाम देर सवेर आता है और सकारात्मक ही आता है। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।